हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्सटाइल को। टेक्सटाइल में लगभग सारी चीज़ें हमने समाप्त कर ली है। हमने रेशों को समझा, हमने धागे के बारे में पढ़ा, हमने बुनाई देखा, हमने कढ़ाई देखा, हमने सिलाई देखा और साथ ही साथ हमने रेशे के जो भी गुण थे उन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ वस्त्रों के रख रखाव से संबंधित, यानी कि जब हम बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, बालिकाओं के लिए, इन सब के लिए जब वस्त्र को खरीदते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमें आज सिलाई मशीन के बारे में भी चर्चा करनी है। तो आज हम देखेंगे मेनली दो ही टॉपिक हैं हमारे। एक तो है वस्त्रों का चुनाव और दूसरा है आपका सिलाई मशीन से संबंधित कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको पता ही है कि आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। इससे पहले हमने 20 नंबर तक की प्रैक्टिस सेट कर रखी है। अगर आपने क्लास नहीं ली है तो जाकर एक बार ज़रूर चेक करें। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों के वस्त्रों का चुनाव करते वक्त ध्यान रखने योग्य बातें। जब आप एक बच्चे के लिए वस्त्र का चुनाव कर रहे हों तब आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जैसे हमको पता होता है आप सबके घर में बच्चे होंगे। जब आप उनके लिए कपड़े लेने जाते हैं तो क्या क्या ध्यान देते हैं। पहली बात, वो बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर सके। ठीक, मितव्ययता, बहुत महंगे कपड़े हम बच्चों के लिए नहीं लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि बच्चे ज़्यादा दिन तक कपड़ों को नहीं पहन सकते हैं। मितव्ययिता का भी ध्यान रखना है। स्वयं सहायता वस्त्र, मतलब बच्चों के लिए ऐसे वस्त्र पहनने हैं, ऐसे वस्त्र लेने हैं जिन्हें बच्चे आसानी से पहन सकें, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ये तो 3 विशेषताएं हैं ही कि आप जब बच्चों के लिए वस्त्रों का चुनाव कर रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको कुछ बातों को और ध्यान रख लेना है, जैसे जैसे हमें बच्चों के लिए चमकीले, मतलब गाढ़े रंग के कपड़े लेने चाहिए। देखना चाहिए कि बच्चों के कपड़ों में बड़े-बड़े स्टोन ना लगे हों, बड़े छोटे मतलब, और कुछ ऐसा भी ना लगा हो जो बच्चे को चुभे। ठीक? तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है जब हम एक बच्चे के लिए वस्त्र का चुनाव कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। बच्चों हेतु वस्त्रों का रंग होना चाहिए। जब आप बच्चे के लिए रंग का चुनाव कर रहे हो तो कैसा, उनके पास कैसा, किस रंग का वस्त्र होना चाहिए? चमकदार, हल्के रंग का, गहरे रंग का या फिर कोई भी। तो यहाँ पर आपको देखिए, बच्चे के लिए हल्का रंग होगा नहीं, हमारे पास कोई 2 ऑप्शन है नहीं, तो बच्चों के लिए हमें देखना है कि चमकदार कपड़े हों। बच्चों के लिए कैसे कपड़े हों? चमकदार कपड़े हों। अब गहरे रंग के भी होने चाहिए, बट हमें दोनों में से एक ही देखना है, तो हम कहाँ पर जाएँगे? बच्चों के कपड़े चमकदार होने चाहिए। ठीक? चलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हल्के, बारीक व छिटके हुए प्रिंट, छोटे-छोटे जो होते हैं, इनके वस्त्र कब पहनना चाहिए? क्या वर्षा ऋतु में पहनना चाहिए? शरद ऋतु में पहनना चाहिए? ग्रीष्म ऋतु में पहनना चाहिए? ये भी कोई भी, कभी भी पहन सकते हैं। तो जब हम बारीक, हल्के और छिटके हुए प्रिंट की बात करते हैं तो ऐसे कपड़े हमें शरद ऋतु में पहनने चाहिए। ठीक, कब पहनने चाहिए? हमें शरद ऋतु में पहनना चाहिए। जैसे जो हमारे कपड़े हैं वो हल्के हों, बारीक हों, उनमें छिटके हुए प्रिंट लगे हों, तो ऐसे ही कपड़े हमें लेने चाहिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। वर्षा ऋतु के वस्त्र के नमूने होने चाहिए कैसे? छोटे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, मध्यम आकार के होने चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम बात करते हैं वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु के लिए हमें मध्यम आकार के नमूनों को लेना चाहिए। ठीक? चलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वजन में हल्के वस्त्र होते हैं किस मौसम के? वर्षा ऋतु के, ग्रीष्म ऋतु के, दोनों के या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो जब हम बात करते हैं हल्के वजन वाले कपड़े की, तो वो दोनों मौसम के लिए उपयुक्त होते हैं, चाहे वो आपका वर्षा ऋतु हो या फिर वो आपका ग्रीष्म ऋतु हो। इन दोनों ही मौसमों में हमें हल्के रंग के या हल्के वजन वाले कपड़े पहनने चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्यवसाय के आधार पर वस्त्रों का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं। क्या? व्यक्ति की आकृति, प्रचलित फैशन, कार्य की प्रकृति या फिर उपरोक्त सभी। तो जब हम बात करते हैं व्यवसाय के आधार पर वस्त्रों के चुनाव का, तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति की आकृति क्या है, प्रचलित फैशन कौन सा है, कार्य की प्रकृति क्या है, किस कार्य के लिए हम ले रहे हैं। पता लगा हमें ऐसे वस्त्र चुन लिए जो कि हमें क्या घर में पहनने हैं, और हमने ले लिया बढ़िया से एकदम जिसमें बहुत फर-वर लगे हैं, पूरा एकदम लटकता हुआ कपड़ा ले लिया। अब घर में हम काम करें कि कपड़े को संवाचें अपने। तो हमें जब भी अपने वस्त्र खरीद रहे हों, तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कॉलेज जाने वाले व्यक्ति के वस्त्र होने चाहिए सादगी वाले, शिष्टतापूर्ण होने चाहिए, मौसम के अनुरूप होने चाहिए या फिर उपरोक्त सभी। तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं कि जो व्यक्ति कॉलेज जाता है, तो उसके वो जो वस्त्रों का चुनाव करेगा, वो कैसा, उसमें सादगी होनी चाहिए, शिष्टतापूर्ण वस्त्र होना चाहिए, मौसम के अनुकूल वस्त्र होना चाहिए। ये सारी विशेषताएं होती हैं। अब क्या हम पूरा एकदम स्टोन लगा, पूरा एकदम कढ़ाई की हुई, जरी की कढ़ाई की हुई, शीशे से वर्क का किया हुआ कपड़ा पहन के कॉलेज जाएँगे? नहीं जाएँगे। तो हमें ऐसे कपड़ों को पहनना है जिसमें सादगी हो, जो शिष्टतापूर्ण हो, जो हमें अपने कॉलेज में पहनने योग्य हो। हर कपड़ा हर जगह नहीं पहना जा सकता है, ये सब बहुत अच्छे से आप जानते हैं। तो जब हम कॉलेज जा रहे हों, तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखकर ही अपने वस्त्रों का चुनाव करना है, या फिर ऐसे ही वस्त्रों का चुनाव करना है जिसे हम प्रॉपर कॉलेज पहनकर जा सकें। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आसानी से दाग छुड़ाने वाले वस्त्र हैं, मतलब किन वस्त्रों पर आसानी से दाग छूट जाते हैं? नायलॉन पर, सूती पर, ऊनी पर या फिर रेशमी पर। तो जब हम बात करते हैं दाग छुड़ाने की, तो ये जो आपका नायलॉन का कपड़ा होता है, ये बहुत जल्दी इस पे दाग छूट जाते हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आप हमें ये बताइए कि जो ये नायलॉन है, इसकी खोज किसने की, या फिर नायलॉन का जन्मदाता हम किसे कहते हैं? साथ ही साथ ये जो आपका नायलॉन है, किस सदी का चमत्कार है? और आपको पता है कि इसी नायलॉन को ही हम जीवन सुगम्य रेशा कहते हैं, धो पहनो रेशा कहते हैं। इसकी कई बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। परिधानों के आरोग्य संबंधी मूल्य का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। कैसे? क्या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, दोनों पे पड़ता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हम बात करते हैं परिधानों के आरोग्य संबंधी मूल्य का, तो मानव स्वास्थ्य पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? मानव स्वास्थ्य पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो प्रत्यक्ष रूप से पड़ने वाला है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, मैंने कई दिन कमेंट देखा। आप लोग पूछते हैं कि क्या ये क्लास आपके यूजीसी नेट के लिए अच्छी है, हेल्पफुल है? तो हम ये कहेंगे हेल्पफुल ज़रूर है, बट ये आप उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो आप थियरी की क्लासेस लेते हैं, वो सब चीज़ें आपको नेट में पढ़नी है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हम पढ़ते हैं नेट में, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, आप अभी तक जितने प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए, मतलब आज आपकी 21वीं प्रैक्टिस सेट है, 20 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए। अगर यहाँ से आपसे जिस तरह से ये क्वेश्चन बने हैं, आपके फ्रेम किए हैं, तो 2-3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। बाकी उसकी जो पैटर्निंग होती है वो अलग होती है। आप पढ़िए, बेशक आप जो पढ़ रहे हैं होम साइंस में पाँचों ब्रांच, यही आपको होम साइंस में पढ़ना ही है।
बट ध्यान रखिएगा, हर पेपर का अपना अलग पैटर्न होता है, चीज़ें वही होती हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, लेवल इनका सबका अलग होता है। जो टीजीटी पीजीटी का है वो नेट का नहीं हो सकता है। तो नेट का क्वेश्चन ही अलग होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम ये थ्योरी की क्लासेस ले लें और ये प्रैक्टिस कर लें तो हमारा नेट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। हम ये कहेंगे कि अगर आपको नेट देना है तो आपके काम का ये प्रैक्टिस सेट नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें आपको ऐसे मिल सकती हैं। बाकी अगर आप कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट तो आपका यही रहेगा। बस पूछने का तरीका, उनका पूछने का लहज़ा अलग होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप नेट के प्रैक्टिस सेट से अपनी प्रैक्टिस करिए, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं। बाकी थ्योरी की क्लासेस आपको सब वही पढ़नी है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। जितना हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया है, उसमें से आपको एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना है, बाकी आपको पढ़ना बहुत कुछ है इसके अलावा भी नेट में। तो कभी भी इस भ्रम में मत रहिएगा कि टीजीटी, पीजीटी की आप जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे आपका नेट का काम हो जाएगा। नेट के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस सेट लेना ही पड़ेगा, ठीक? चलिए, हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? पूछ रहा है, परिधान के चुनाव परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाला तत्व है कौन-सा? क्या जनसंख्या है, आवास में परिवर्तन है, या फिर आय में वृद्धि है, या फिर उपरोक्त सभी? तो जो परिधान के चुनाव को प्रभावित करता है, वो ये सारे फैक्टर हैं। ये सारे कारक मिलकर आपके परिधान के चुनाव में, मतलब आप जिस कपड़े का चुनाव कर रहे हैं, उसको प्रभावित करते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। शहरी व ग्रामीण परिवारों के वस्त्र होते हैं। जो शहर में लोग रहते हैं और जो ग्राम में रहते हैं, ग्रामीण लोग, उन दोनों के परिवारों के वस्त्र कैसे होते हैं? भिन्न-भिन्न होते हैं, समान होते हैं, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो जब हम बात करते हैं शहर के और ग्रामीण के परिवारों की, तो इनके वस्त्रों में आपको समानता नहीं देखने को मिलती है, ये भिन्न-भिन्न होते हैं। शहर के लोगों का रहन-सहन, पहनावा ओढ़ावा अलग होता है। गाँव के लोगों का पहनावा ओढ़ावा, उनका अपना रहन-सहन अलग होता है। तो दोनों के वस्त्रों में भी आपको भिन्नता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। शहर व ग्राम शहर व ग्राम के मध्य दूरी कम होने का श्रेय जाता है। मतलब किस वजह से जो शहर और गांव के बीच की दूरी है वो मिट रही है धीरे धीरे। आप देखेंगे पहले से और अब में कितना अंतर आ गया है। जो सुख सुविधाएं आपको शहर में मिल रही हैं, अब वो सारी सुख सुविधाएं आपको गांव में भी मिल रही हैं। तो इनके बीच की भी दूरियां कम हो रही हैं। मतलब शहर में क्या हो रहा है काम, गांव में क्या काम हो रहा है, हमें ये कैसे पता चलता है? टेलीविजन के थ्रू, अखबार और पत्रिकाओं से, रेडियो से, या फिर उपरोक्त सभी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, शहर और गांव इन दोनों के बीच की दूरी कम करने का श्रेय इन सब को जाता है। हम घर बैठे शहरों की चीज अपने गांव में देख रहे हैं और गांव की चीजें हमें शहरों में भी देखने को मिल रही हैं। अखबार के थ्रू, पत्रिकाओं के थ्रू, रेडियो के द्वारा हम इन सारी चीजों, ये सारे मिलकर गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करने का कार्य कर रहे हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु परिधान का उद्देश्य है क्या? शरीर को सुरक्षित रखना, व्यक्तित्व को आकर्षित बनाना, बरसात के मौसम में आर्द्रता से सुरक्षा करना, या फिर उपरोक्त सभी? तो ये बताइए कि शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए परिधान के उद्देश्य क्या-क्या हैं? आप जो परिधान पहनते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहला उद्देश्य तो हमारा यही होता है ना कि शरीर की सुरक्षा रखना। आपको पता है कि इसके इतिहास जब आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको यही देखने को मिलता है कि लोग सुरक्षा के दृष्टि से वस्त्र को पहनते थे। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, फिर हमने क्या किया, व्यक्तित्व को आकर्षित बनाने के लिए हमने कपड़ों को पहनना शुरू किया। मतलब इससे कपड़ों से हमारा व्यक्तित्व आकर्षित लगता है। मौसम, बरसात का मौसम हो गया या ठंड का मौसम हो गया, इन सब से सुरक्षा पाने के लिए हम वस्त्रों को पहनते हैं। तो
शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए ये हमारे सारे के सारे उद्देश्य आते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चादर के कपड़े में, ये जो हम चादर बिछाते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? क्या सिकुड़न रोधी क्षमता होनी चाहिए? सघन होना चाहिए? रगड़ व घिसावट सहने का गुण होना चाहिए या फिर उपरोक्त सभी? चादर हम सब इस्तेमाल करते हैं। ये बताइए, कहीं आपने ऐसा चादर लिया है कि जो कि एक बार आपने फैला दिया उसके बाद सिकुड़ गया, हमें प्रेस करने की आवश्यकता हो? नहीं। चादर हमारे ऐसे होने चाहिए जिसमें सिकुड़न रोधी क्षमता हो, अर्थात वो सिकुड़े ना। सघन होना चाहिए, उसमें रगड़ और घिसावट सहने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी की सारी विशेषताएं हमारे जब चादर की बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नाम आप सभी ने सुना है, क्या? अपहोल्स्ट्री। इसका उपयोग किया जाता है कहाँ पर? क्या फर्श पर बिछाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं? क्या पलंग पर बिछाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं? फर्नीचर को ढकने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं या फिर उपरोक्त सभी? क्या है ये अपहोल्स्ट्री? तो ये आपके लास्ट टाइम का पीवाईक्यू है। आपको पता है कि ये हमारे फर्नीचर को ढकने के काम में आता है। अपहोल्स्ट्री का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये फर्नीचर को ढकने के काम में आता है। ठीक। और ये आपने कहाँ पढ़ा था? तो ये आपने पढ़ा था होम मैनेजमेंट में। जब आप होम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो इस बात को भी आप पढ़ते हैं कि अपहोल्स्ट्री क्या है। आपने रनर देखा है, आपने कालीन देखा है, कई चीज़ों को हमने देखा है जो अलग-अलग जगहों पर बिछाए जाते हैं। बिछावन वाला टॉपिक हमने पढ़ रखा है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सबसे अच्छे एवं उत्कृष्ट श्रेणी के पर्दे होते हैं। अगर आप पर्दे का चुनाव कर रहे हैं तो आपको बताना है कि कौन सबसे अच्छा और उत्कृष्ट श्रेणी का पर्दा होगा। क्या वो सूती होगा, लिनन होगा, रेयॉन का होगा या फिर ग्लास फाइबर का होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे अच्छा माना जाता है, उत्कृष्ट श्रेणी का पर्दा होता है, वो आपका ग्लास फाइबर होता है। कौन-सा होता है? ग्लास फाइबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आपने कई प्रकार के दरवाजे देखे थे, आपने कई प्रकार की खिड़कियाँ भी देखी थी। उम्मीद है कि आपने जो होम मैनेजमेंट में खिड़की, दरवाजे, सीढ़ियाँ पढ़ी थी, आपको याद होंगी चीज़ें। तो उनको रिवाइज़ करते हुए चलिए, मतलब ये नए कुछ, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा हम इनके बारे में नहीं पढ़े हैं और ना ही बहुत ज़्यादा हमें देखने को भी मिलता है। तो जो चीज़ें कुछ नई होती हैं, उन्हें हमें कई बार पढ़ना होता है, तब वो हमें याद होती हैं। हम बात करते हैं सबसे उत्कृष्ट, ये तो हो गया आपका। सबसे अच्छी एवं उत्कृष्ट श्रेणी की दरी यहाँ पर बतानी है आपको। इससे पहले हमने क्या देखा था? पर्दा देखा था। तो क्या जो लिनन की दरी है, सूती दरी है, जूट की या फिर ऊन की? तो जब हम बात करते हैं सबसे अच्छी और उत्कृष्ट श्रेणी के दरी की, तो वो आपका आ जाता है ऊन। ऊन से बनी जो आपकी दरी है, वो एक अच्छी और उत्कृष्ट श्रेणी की होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। पर्दे का उपयोग किया जाता है। हम पर्दे का उपयोग क्यों करते हैं? क्या गृह की एकांतता बनाए रखने में, गृह की सुंदरता में वृद्धि करने में, मौसम से सुरक्षा प्रदान करने में या फिर उपरोक्त सभी? तो पर्दा जो होता है ये हमारे किसी एक काम का नहीं है। इससे हम कई काम लेते हैं या कई उद्देश्यों से हम अपने घरों में पर्दा लगाते हैं। जब भी आपको अपने घरों में पार्टीशन करना होता है तो पार्टीशन के तौर पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। गृह की एकांतता बनाए रखने में हम इसका उपयोग करते हैं। हमारा घर और भी सुंदर लगे, जैसे जो आपका कमरा है, आपका कमरा बहुत अच्छा आपने सजाया है, काफ़ी डेकोरेटिव आइटम भी आपने लगाया है, लेकिन जब आप खिड़कियों पर, दरवाज़ों पर पर्दा लगा देते हैं, तो ये आपकी जो सुंदरता है, यानी कि कमरे की जो सुंदरता है, उसमें 4 चाँद लगा देता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पर्दे हम लगाते हैं, ये हमारे घर की सुंदरता में वृद्धि करने के काम में आते हैं। साथ ही साथ हम मौसम से भी
सुरक्षा प्रदान करता है ये हमें। धूप हो रही है तेज़, हमने पर्दा लगा दिया है, धूप बहुत ज़्यादा अंदर में नहीं आएगी। तो हम इन सभी उद्देश्यों से अब पर्दे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक? तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बेड कवर का उपयोग किया जाता है। हम बेड कवर का उपयोग क्यों करते हैं? बिस्तर को पूरी तरह से ढकने के लिए, पलंग पर बिछाने के लिए, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें ये पता है ना कि जो बेड कवर होता है आपका, वो पूरी तरह से आपके बिस्तर को ढक कर रखता है। जैसे एक तो हम चादर बिछाते हैं, लेकिन ये जो बेड कवर है, ये आपके पूरे बिस्तर को ढकता है, ठीक? चलिए, तो यहाँ पर पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। वस्त्र की उपयुक्तता का तात्पर्य है, क्या है? क्या वस्त्र की सौंदर्यात्मक पक्ष से है, वस्त्र के कार्य क्षमता से है, या जिस प्रयोजन के लिए खरीदा जा रहा है उसकी पूर्ति हो, या फिर उपरोक्त सभी? तो जब हम वस्त्र की उपयुक्तता का मतलब समझते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि आपने जिस प्रयोजन के लिए वस्त्र को खरीदा है उसकी पूर्ति हो। आपने अगर जिस उद्देश्य से वस्त्र को खरीदा है वो कार्य ही आपका ना हो, वो उद्देश्य आपका पूरा ना हो पाए, तो फिर उसकी उपयुक्तता रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। जैसे आपने सोचा कि हम घर में क्या करते हैं, बर्तन धुलते हैं, सिंक में बर्तन धुलते हैं, तो काम करना रहता है, तो हमारी जो बाजू है वो अच्छे से मतलब ऐसा ना हो कि जो हमारे बर्तन के साथ-साथ हमारी बाजू भी धुलती जाए। तो ये इससे आप जब कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो ऐसे कपड़े खरीदें जो कि आपके सिंक में आपके बर्तन के साथ वो ना धुलाए। अगर आपने ऐसा कपड़ा खरीद लिया जो कि आपके सिंक में वो अपना क्या कर रहा है, धुल रहा है, या आप झाड़ू लगाते जा रहे हैं और वो भी झाड़ू लगा रहा है, आपका कपड़ा भी झाड़ू ही लगा रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। मतलब आप जिस प्रयोजन के लिए वस्त्र खरीद रहे हैं, उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए आपने वस्त्र खरीदा है, वो प्रयोजन आपका पूरा हो जाए, तब हम कहेंगे ये वस्त्र की उपयुक्तता थी, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कहा जा रहा है, उत्कृष्ट श्रेणी की तौलिया होती है, किस कौन से बनी, किससे बनाया गया? क्या लिनन एवं सूती मिश्रित धागे से बनी तौलिया, रेयॉन के धागे से निर्मित तौलिया, लिनन, सूती, रेयॉन इन सब से मिश्रित तौलिया, या फिर सूती धागे से निर्मित तौलिया? अभी जब आपने कुछ दिन पहले तौलिए का ये लिनन का टॉपिक पढ़ा था, तो आपने क्या सुना था कि लिनन जो होता है, इसकी जो अवशोषक क्षमता होती है, वो बहुत अच्छी होती है। तो जब इसके हम तौलिया बनाते हैं, तौलिया या रुमाल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है? सबसे उपयुक्त तो आपका होता है लिनन का। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ़ लिनन है नहीं, तो जब भी जो तौलिया आपका लिनन, सूती और रेयॉन इन तीनों से मिलकर बनता है, वो आपका सबसे अच्छा मतलब कि उत्कृष्ट श्रेणी का तौलिया होता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तौलिए में नमी की अवशोषित करने की क्षमता होनी चाहिए, रगड़ एवं घिसावट सहने की क्षमता होनी चाहिए, बुनाई सघन होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो कुछ इसी तरह से अभी हमने 4-6 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन किया था कि हमारे चादर कैसे होने चाहिए। तो उसमें भी आपने देखा था रगड़ और घिसावट सहने की क्षमता होनी चाहिए, सिकन अवरोधी होनी चाहिए मतलब उसमें सिकुड़न ना पड़े। और जो ये हमारा तौलिया है, ये सारी हमारे तौलिया की विशेषता हैं। हमारी तौलिया में नमी सोखने की क्षमता होनी चाहिए, रगड़ और घिसावट सहने की क्षमता होनी चाहिए, उसकी बुनाई भी सघन होनी चाहिए, अर्थात उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। वे कंबल अधिक गर्मी प्रदान करते हैं, मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन-सा कंबल ऐसा है जो कि आपको अधिक गर्मी प्रदान करने का कार्य करता है। जिनके रोएं लंबे और बुनाई सघन होती है, जिनके रोएं छोटे तथा रचना झिरझिरी होती है, या ट्विल बुनाई से बने हुए होते हैं, या फिर सादी बुनाई से बने हुए होते हैं। तो आपको पता है ना,
हमने जब वूल का टॉपिक किया था तो वहाँ पर भी इस बात को समझा था कि जिस कपड़े में जितना ज़्यादा रोआँ मतलब जितना लंबा रोआँ होगा वो आपको उतना अधिक गर्मी प्रदान करेगा और इसकी बुनाई कैसी होनी चाहिए? सघन होनी चाहिए, ठीक? तो कंबल की विशेषता क्या होनी चाहिए? उसमें रोएँ लंबे हों, साथ ही साथ उसमें बुनाई जो है वो सघन हुई हो, तो वो हमारा कंबल हमें अधिक गर्मी प्रदान करेगा, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 24। ड्रेपरी। ड्रेपरी क्या होता है? क्या पूरी खिड़की को नहीं ढकता, बल्कि इससे खिड़की का केवल कुछ हिस्सा ढकता है? या पूरी खिड़की को ढकते हुए लटकाया जाता है? या उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं? ड्रेपरी, अपहोल्स्ट्री, रनर, कालीन, ये सारे नाम आपने सुन रखे हैं और लास्ट में जो हमारा होम मैनेजमेंट का लास्ट वाला पोर्शन था, उसमें हमने ये सब बातें डिस्कस की थी। बिछावन क्या है, कालीन क्या है, रनर क्या है, ड्रेपरी क्या है, अपहोल्स्ट्री क्या है, सब के बारे में आपने चर्चा की थी। तो जो ड्रेपरी होती है, ड्रेपरी आपका ये पूरे के पूरे आपके जो पूरी की पूरी खिड़की है उसको ढकते हुए लटकाया जाता है, ठीक? क्या होता है? पूरी खिड़की को ढकते हुए लटकाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है माड़ लगा सूती वस्त्र पर कीटाणु लग जाते हैं, फफूंद लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं या फिर विषाणु लग जाता है। तो जिन वस्त्रों पर माड़ लगाया गया है उन मतलब सूती वस्त्र पर जिस पर माड़ लगा है उसमें फफूंद लग जाते हैं। क्या लग जाता है? तो उसमें आपका फफूंद लग जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26। प्रयोग के पश्चात वस्त्र को यानी कि जब आपने वस्त्र का प्रयोग कर लिया है उसके पश्चात आपको क्या करना चाहिए? क्या तुरंत धुलाई कर देना चाहिए? ब्रश से झाड़कर, धूप हवा दिखाकर संग्रह करना चाहिए या फिर मरम्मत कर देनी चाहिए या फिर उपयोग में से कोई नहीं? तो जब हम वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के पश्चात हमें उसे ब्रश से झाड़कर, धूप हवा दिखाकर उसको संग्रह करना चाहिए, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कीटाणुनाशक दवा है, इनमें से कौन-सा कीटाणुनाशक दवा है? क्या तंबाकू है? अच्छा, तंबाकू में क्या पाया जाता है? या फिर कपूर है, डीडीटी है या फिर सूखी नीम की पत्तियाँ हैं? तो जब हम कीटाणुनाशक दवा की बात करते हैं, तो उसमें आपका डीडीटी आता है। अच्छा, कल हमने एक एक और घरेलू कीटनाशक की बात की थी, तो उसमें एक नाम आया था, क्या था? वो एक बार हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी जब हम कीटनाशक दवा की बात करेंगे, तो वो आपका आ जाता है डीडीटी आ जाता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि वस्त्र की उचित देखभाल एवं संचयन से वस्त्र क्या होते हैं? क्या टिकाऊ बना रहता है? क्या आपका नया एवं जीवंत दिखता है? कार्य क्षमता बढ़ जाती है या फिर उपरोक्त सभी? तो जब भी आप अपने वस्त्रों की उचित देखभाल करेंगे, अच्छे से उनका संचयन करेंगे, तो उनका जो टिकाऊपन है वो बना रहता है, वो टिकाऊ बने रहते हैं, वो नए और जीवंत दिखाई देते हैं, साथ ही साथ कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि वस्त्र की मरम्मत यदि समय पर ना की जाए तो क्या होगा? जैसे आपके मान लीजिए कपड़ा है, कहीं पर थोड़ी-सी सिलन उसकी खुल गई है, तो अगर आपने उसकी मरम्मत नहीं की तो क्या होगा? क्या छेद बड़ा हो जाता है? बाद में मरम्मत करना मुश्किल होता है? वस्त्र फटा मालूम लगने लगता है या फिर उपरोक्त सभी? तो ये सारी विशेषताएँ आपको देखने को मिलती हैं ना? मतलब अगर आपका वस्त्र कहीं ज़रा-सा खुला है और अगर आपने तुरंत उसकी मरम्मत कर दी, फिर उसको पहना, तो आप देखेंगे वो उतना खराब नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए थोड़ा-सा फटा था, आपने उसकी मरम्मत नहीं की, तो क्या होगा? धीरे-धीरे जो फटा था वो ज़्यादा फट जाएगा, अगर होल हुआ है तो ज़्यादा हो जाएगा।
बाद में उसको मरम्मत करना थोड़ा-सा मुश्किल भी हो जाएगा। जब चीज़ें थोड़ी-सी खराब हुई रहती हैं, तो बनाना आसान होता है। जब चीज़ें बिल्कुल बिखर जाती हैं, तब उनको समेटना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही हमारे वस्त्र भी हैं, अगर थोड़ा-सा फटा है तो आपने बना लिया, अच्छा हो गया। अगर नहीं बनाया तो वो और ज़्यादा खराब होता चला जाता है और बाद में हमें उसे बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। वस्त्र आपका फटा-सा मालूम पड़ने लगता है। तो ये सारी विशेषताएँ होती हैं अगर आपने समय पर अपने वस्त्रों की मरम्मत ना की। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब आप वस्त्र को धुलाई कर रहे हैं, तो किन प्रक्रियाओं को आप कुछ प्रक्रियाएँ दे दी जाएँगी और आपको उसे अरेंज करना होता है। तो एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जब भी हम अपने कपड़ों को धुलने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अपने वस्त्रों की मरम्मत करनी है। अगर कहीं हमारे कपड़े की सिलन उधड़ गई है, कहीं पर ज़रा-सा फट गया है, कुछ लग गया है, तो सबसे पहले हम उसकी मरम्मत करेंगे। देन हम क्या करेंगे? उसकी जो भी हमारे कपड़ों में दाग धब्बे लगे हैं, उनको छुड़ाएँगे। फिर हम अपने कपड़ों की छँटनी करेंगे, उसके बाद जाकर बाकी की प्रोसेस हमारी होगी। तो स्टार्टिंग के ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि हम सबसे पहले अपने वस्त्रों की मरम्मत करते हैं, उनकी छँटाई करते हैं, तब उनको फुलाने, फूटने ये सारे कार्य करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 पर। वस्त्र को कुछ समय का विश्राम देने से क्या होता है? क्या उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है, आकर्षण बढ़ता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? कुछ समय के लिए जब हम अपने वस्त्रों को विश्राम देते हैं, तो इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो इनमें से कुछ भी नहीं होता है विश्राम का इनको विश्राम देने से, ठीक? सॉरी, ये मतलब जब आप वस्त्रों को अपने थोड़े समय के लिए आराम दे देते हैं, तो ये करते क्या हैं? तो ये उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि कर देते हैं, ठीक? सुंदरता नहीं बढ़ाते हैं और ना ही ये आकर्षण बढ़ता है। बस इनकी कार्य क्षमता जो होती है, वो थोड़ी-सी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अखबारी कागज में लपेट कर रखना चाहिए। आप किस प्रकार के वस्त्र को अखबारी कागज में लपेट कर रखना चाहेंगे या रखना चाहिए हमें? क्या रेशम के वस्त्र को रखना चाहिए? रेयॉन के वस्त्र को रखना चाहिए या फिर पॉलिस्टर के वस्त्र को रखना चाहिए या फिर हम ऊनी वस्त्रों को रखते हैं? तो आपको पता है कि जो हमारे ऊनी कपड़े हैं, हम अपने ऊनी कपड़ों को क्या करते हैं, कागज़ में लपेट कर रखते हैं। जैसे अभी ठंडी का मौसम जा रहा है, जो हमारे ऊनी कपड़े होंगे, आप उनको क्या करेंगे, पेपर में लपेट कर रखिएगा, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अब बताना है ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके किसी सिलाई मशीन से लिए गए हैं। आपको बताना है कि किस पुर्जे से कपड़े को आगे खिसकाने का काम होता है। आपने सिलाई मशीन पढ़ रखा है, हमने अपनी क्लास में भी डिस्कस किया है। मशीन के एक-एक पुर्जे के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। आप कोई भी बुक उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको हर एक पुर्जे के बारे में बताया गया है। लगभग-लगभग 17 से 18 पुर्जे हैं जिनके बारे में हमने ज़िक्र किया है। तो आपको बताना है कि वो कौन-सा पुर्जा है जो कि कपड़े को आगे खिसकाने का काम करता है, जब आप सिलते हैं। क्या वो स्टिच रेगुलेटेड स्क्रू है या फिर बॉबिन बाइंडर टेंशन एंगल है या फिर बॉबिन बाइंडर है या फिर फीड डॉग है। तो ये आप सबको पता है ना कि जो हमारे मशीन में लगा हुआ फीड डॉग होता है, वो हमारे वस्त्रों को आगे खिसकाने का काम करता है। जब आप सिलाई करते हैं तो कैसे मतलब आपने ये मशीन हो गई आपकी यहाँ पर मशीन लगी है, कपड़ा आपने यहाँ रखा, आप सिलते जाते हैं, कपड़ा पीछे चला जाता है, मतलब ये खींचने का कार्य कौन करता है? तो हमारे मशीन में लगा हुआ जो फीड डॉग है, वो क्या करता है? कपड़े को खींचने का कार्य करता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बखिया कितने धागे से बनता है? 2 धागे से, 3 धागे से, 4 धागे से या फिर 5 धागे से? आपको पता है बखिया, बखिया कितने धागे से तैयार होता है? तो ये आपका 2 धागे से तैयार किया जाता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। साधारण
सूती वस्त्र के लिए कितने नंबर की सुई की आवश्यकता होती है? आप जब अपनी बुक उठाकर देखेंगे, तो आपको वहाँ पर अलग-अलग कपड़ों के लिए अलग-अलग नंबर की सुई बताई गई है। उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। हमने अपनी क्लास में भी डिस्कस किया है और हमने आपको दिखाया भी था कि कितने-कितने नंबर की सुई किस-किस वस्त्र के लिए उपयोगी है। आप उसे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो जो हमारा सूती वस्त्र है, साधारण सूती वस्त्र है, उसको सिलने के लिए हमें कितने नंबर की सुई की आवश्यकता होगी? 9 नंबर की, 12 नंबर की, 16 नंबर की या फिर 18 नंबर की? तो नंबर ध्यान रखेंगे 16 और सामान्यतः हम इसी नंबर की सुई का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। किस स्टिच में टाँके बिल्कुल पास-पास होते हैं? क्या वो जो आपका रनिंग स्टिच है, बैक स्टिच है, सादा स्टिच है या फिर इनमें से कोई नहीं? स्टिच टाँके को बोलते हैं। तो कौन-सा ऐसा टाँका है जिसमें जो टाँके लगे हैं वो पास-पास होंगे? तो वो आपका जो बैक स्टिच है, इसमें जो टाँके लगे होते हैं वो बिल्कुल पास-पास में होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मोटे कपड़े, जैसे कि हम बात करें कैनवास की, तो इन सब के लिए मतलब उदाहरण के तौर पे हमने कैनवास की बात की, तो इस तरह के जो मोटे कपड़े हैं, उनके लिए आपको कितने नंबर के सुई की आवश्यकता होती है? तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जितना मोटा कपड़ा होगा, हमारे सुइयों का नंबर भी बढ़ता चला जाएगा। तो जब हम मोटे कपड़े की बात करते हैं और वो भी कैनवास स्पेशल यहाँ पर बताया गया है आपसे, तो ध्यान रखिएगा उसके लिए आप 9 नंबर नहीं, 16 नंबर नहीं, 18 नंबर या फिर 21 नंबर। तो अभी-अभी हमने पतले कपड़े की बात की थी, तब उसमें हमने 16 नंबर की सुई का इस्तेमाल किया था। लेकिन जब हम मोटे कपड़े कैनवास जैसे कपड़े की बात करेंगे, तो उसके लिए हमें 21 नंबर के सुई की आवश्यकता होगी। 21 नंबर के सुई से हम अपने वस्त्रों का सिलावट करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सिलाई मशीन का आविष्कार एक अंग्रेज द्वारा हुआ था, वो कब किया गया था? क्या 1560 में हुआ था, 1680 में हुआ था, 1780 में हुआ था या फिर 1790 में हुआ था? सिलाई मशीन। सिलाई मशीन का जो आविष्कार हुआ था वो एक अंग्रेज के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1790 में किया गया था, यानी कि 1790 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। बताना है आपको ऊनी वस्त्र के लिए कितने नंबर की सुई की आवश्यकता होती है? ऊनी वस्त्र, वूलन कपड़े जो होते हैं, क्या उन्हें हम 9 नंबर की सुई से सिलते हैं? या फिर उन्हें हम 12 नंबर की सुई से सिलते हैं? या 16 नंबर की सुई से सिलते हैं? या फिर 18 नंबर की सुई का इस्तेमाल किया जाता है? तो जब हम ऊनी कपड़े की बात करते हैं तो इसके लिए उपयुक्त जो सुई होती है वो 18 नंबर वाली होती है। ठीक? कितने नंबर की? 18 नंबर की होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। महीन व रेशमी वस्त्र के लिए कितने नंबर के सुई की आवश्यकता होती है? यदि आपका कपड़ा महीन है, रेशम का है, तो आप उसके लिए कितने नंबर की सुई का इस्तेमाल करेंगे? क्या 9 नंबर की सुई इस्तेमाल होगी? 12 नंबर की सुई इस्तेमाल होगी? 16 नंबर की सुई इस्तेमाल होगी? या फिर इनमें से 18 नंबर की सुई इस्तेमाल होगी? महीन कपड़ा है और रेशम का कपड़ा है। अभी-अभी हमने आपको बताया कि जितना महीन कपड़ा होगा, हमें उतने ही पतले या उतने ही कम नंबर की सुई का इस्तेमाल करना होगा। जैसे सबसे मोटा कपड़ा जो हमारा कैनवास का कपड़ा था, उसके लिए हमने 21 नंबर की सुई का इस्तेमाल किया। तो ध्यान रखिएगा, जब हम बात करेंगे किसकी? जब हम बात करेंगे महीन और रेशमी वस्त्र की, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे 12 नंबर के सुई की। क्या? 12 नंबर के सुई की। और ये नंबर थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपके बुक में अलग से लिखा गया है कि इस कपड़े के लिए ये और इस कपड़े के लिए ये आपको इतने नंबर की सुई इस्तेमाल करनी है। तो जैसे जो अलग-अलग दे दिया गया है उसको तो आपको ध्यान ही रखना है कि कितने नंबर की सुई हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक? चलिए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कहा जा रहा है कि मशीन के ऊपर रील लगाने के लिए 2 पिन लगे होते हैं, उन्हें कहा जाता है। जैसे आपकी जो मशीन होती है, मशीन आपकी कैसी होती है? जैसी भी होती है, कुछ इस तरह से मशीन होती है आपकी सिलाई। ये 2 आपके यहाँ पर क्या लगे होते हैं? 2 ऐसे पिन लगे होते हैं और इन्हीं पिनों में हम अपनी रील को डाल देते हैं। उसके बाद सिलाई करते हैं। तो आपको बताना है ये जो आपको 2 पिन खड़ी हुई दिख रही है, इसे हम कहते क्या हैं? क्या इसे हम फीड डॉग के नाम से जानते हैं? क्या इसे हम हथपहिया कहते हैं? या हम इसे स्पूल पिन कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, मशीन के आपके कई पुर्जे थे, हमने कई नाम सुने थे, सबके अपने-अपने अलग-अलग कार्य होते हैं ना? तो ये जो आपका पिन लगा है, इसे हम स्पूल पिन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि स्पूल पिन का कार्य क्या होता है? हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? ठीक? साथ ही साथ फीड डॉग आपने अभी-अभी देखा था कि हमारे कपड़ों को आगे खींचने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है फीड डॉग के द्वारा। हथपहिया क्या है? तो आपको पता होगा जो हमारी मशीन है हम उसे 2 तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो जो हम पाँवदान लगाते हैं मतलब जिसे हम पैर से चलाते हैं, तो एक तो वो होता है और एक मशीन वो भी होती है, यहीं पर आपका एक हैंडल लगा होता है, यहाँ पर एक पहिया लगा होता है और इसी पहिया को पकड़कर हम हाथ से चलाते हैं। मतलब एक हाथ से हम अपने पहिए को चलाते हैं और दूसरे हाथ से अपने कपड़े को पकड़ते हैं और हमारा कपड़ा सिलता चला जाता है। तो वो होता है आपका हथपहिया जो कि आपके मशीन को चलाने का कार्य करता है। लेकिन अब हमने क्या किया है ये हथपहिया हटाकर एक हमने एक पावदान लगा दिया है और बगल में एक चक्का लगा है, जो कि इसी में आपका धागा लगा होता है और जब हम पैर से चलाते हैं तो हमारी मशीन चलती जाती है और अपने दोनों हाथों से हम अपने कपड़े को पकड़ कर रखते हैं, सिलाई करना भी आसान हो जाता है और सिलाई भी जल्दी हो जाती है। ठीक? तो ये अलग-अलग पुर्जे हैं, सबके अपने-अपने अलग-अलग कार्य होते हैं। ठीक? बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 41 पर। इलियास होब नाम आपने सुना है। इलियास होब जो हैं, इनके द्वारा पहले सिलाई मशीन का निर्माण हुआ था। समय बताना है आपको कब हुआ था। क्या ये आपका 1790 में हुआ था? 1840 में हुआ था? 1846 में हुआ था या फिर 1890 में हुआ था? तो जो पहली सिलाई मशीन का निर्माण हुआ था, वो आपका कब हुआ था? वो हुआ तो था इलियास होब के द्वारा। समय आपको ध्यान रखना है, समय कब है? तो समय है 1860 और 1846 में अर्थात 1846 में। ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42। अब आपको ये बताना है कि हमारी सिलाई मशीन में जब कोई गड़बड़ी होती है, तो आपने देखा होगा कभी-कभी बखिया सामान नहीं मिलती है, हमारा धागा बार-बार टूट जाता है, हमारी सुई बार-बार टूट जाती है। तो इनके कारण क्या होते हैं, साथ ही साथ हम इसका समाधान भी देखते हुए चलेंगे। तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन है कि जब हम सिलाई मशीन में टाँका आपका टूटता है, तो टाँका टूटने का कारण क्या हो सकता है? क्या सुई मुड़ी हुई होती है? अगर हमारी सुई मुड़ी है तो टूटेगा, नीचे धूल जमा है तो टूटेगा या फिर कपड़े के अनुसार सुई ना हो तब टूटेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर इनमें से कोई भी कारण है तो क्या होगा, हमारा टाँका टूटेगा या सिलाई मशीन में टाँका टूटने के ये सारे कारण हैं। अब अगर हमें इनसे बचना है तो उपाय क्या है? उपाय ये है कि अगर हमने मुड़ी हुई सुई इस्तेमाल की है तो हमें सुई को चेंज कर देना है। अगर नीचे धूल जमा है तो उसकी साफ-सफाई कर देनी है। अगर कपड़े के अनुसार सुई नहीं है तो हमें अपने कपड़े के अनुसार सुई लेनी है। जैसे अभी हमने बताया था कि मोटे कपड़े के लिए बड़ी नंबर की सुई होती है और पतले कपड़े के लिए छोटे नंबर की सुई होती है। अर्थात हमने देखा था कि जो हमारा सबसे हल्का, महीन, रेशमी कपड़ा है उसके लिए हम 12 नंबर की सुई का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे-जैसे हमारे कपड़े की मोटाई बढ़ती जा रही थी, वैसे-वैसे हमारा नंबर बदलता जा रहा था। तो अगर अगर सुई हमारी मुड़ी है तो हम सीधी सुई लगाएँगे।
अगर धूल मिट्टी जमा है तो उसको साफ कर दीजिए, टाँका नहीं टूटेगा। कपड़े के अनुसार सुई नहीं है तो आप कपड़े के अनुसार सुई लगा दीजिए, तब हमारा टाँका नहीं टूटेगा, ठीक? और ऐसे-ऐसे करके हमने आपको कई कारण बताए थे, हमारे मशीन में कई दिक्कतें आती हैं तो उसके कई कारण हो सकते हैं। जब कारण आपके सामने है तो बस उसी का समाधान कर दीजिए, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। अब ये भी आपसे वही पूछ रहा है क्या कि यदि सिलाई करते समय बखिया का असमान आ रही है, मतलब अगर आप सिलाई कर रहे हैं और जो आपकी बखिया है वो समान नहीं आ रही है, असमान आ रही है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? क्या सही तनाव ना होना, कपड़े की किस्म व धागे के नंबर में अनुरूपता का अभाव होना, महीन कपड़े को मोटे धागे से सिला जाना या फिर उपरोक्त सभी? तो सिलाई करते समय अगर बखिया समान नहीं आ रही है, तो उसके ये सारे कारण हो सकते हैं। अब अगर ये सारे के सारे कारण हैं, तो निवारण क्या है? निवारण वही है जो कारण है। मतलब अगर तनाव सही नहीं है, तो आप तनाव सही कर दीजिए। अगर कपड़े की किस्म और धागे के अनुरूप आपका ये जो नंबर है आपका, वो आप नहीं उपयोग में ला रहे हैं, मतलब कपड़ा अलग किस्म का है और धागा आप अलग किस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी आपका बखिया समान नहीं आएगा। तो आप दोनों को एक के मतलब सही कर दीजिए, अनुरूप में ले आइए। महीन कपड़े को मोटे धागे से सिल रहे हैं, तो आप महीन कपड़े को महीन धागे से सिलिए। मतलब जो कमी है, उसी कमी को सुधार कर दीजिए और आपके जो मशीन में गड़बड़ी है, वो सही हो जाएगी, ठीक? समय-समय पर हमें अपने मशीनों की देखभाल करती रहनी चाहिए, मतलब उसकी साफ-सफाई करते रहना चाहिए, उसकी देखभाल करें। जब उपयोग ना करना हो, तो हम उसे ढक कर रख दें, ताकि धूल-मिट्टी उसमें प्रवेश ना करे। यदि हमारे मशीन में धूल-मिट्टी जाकर भर जाएगी, तो भी हमारे लिए समस्या है, तो भी हमारे मशीन में काफ़ी गड़बड़ी आ जाएगी, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 44। मशीन के भारी चलने का कारण क्या होता है? कभी-कभी आपने देखा होगा मशीन इतनी गाढ़ी चलती है, इतनी भारी चलती है और कभी-कभी बिल्कुल जैसे फिरंगी चलती है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? शटल में धागा फँसा होना, फिरकी भरने के बाद बॉबिन बाइंडर को ऊपर ना करना, फीड डॉग के नीचे धूल जमा होना या फिर उपरोक्त सभी। तो कारण ये सभी हो सकते हैं। अगर आपकी मशीन सही से नहीं चल रही है तो इसके सभी कारण हो सकते हैं। जैसे शटल में अगर धागा फँसा है तो हम उस धागे को निकाल देंगे, निवारण हो जाएगा, हमारी मशीन सही चलने लगेगी। यदि फिरकी आपने भरने के बाद बॉबिन बाइंडर को नीचे नहीं किया है तो उसको नीचे कर दीजिए, हमारा मशीन अच्छे से चलेगा। फीड डॉग में अगर धूल जमी है तो उस धूल को आप साफ करिए। तेल आपने काफ़ी दिनों से मशीन को नहीं दिया है तो तेल दे दीजिए, बराबर उसकी साफ-सफाई करिए, हमारी मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। तुरपन आदि करते समय उँगलियों को सुई की चुभन से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? आप भी घर पर जब सिलाई करते हैं, तुरपन आदि करते हैं, तो आपने देखा होगा अक्सर हमारी उँगलियों में सुई चुभ जाती है या फिर जो लोग ज़्यादा मात्रा में कपड़े सिलते हैं और अपने हाथ से तुरपन वगैरह करते हैं, तो आप देखेंगे उनकी उँगलियों में सुई चुभी रहती है। तो ये सुई हमारे उँगलियों में ना चुभे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए क्या हम कैंची का इस्तेमाल करेंगे? क्या हम धागे का इस्तेमाल करेंगे? अंगुलिस्तान का इस्तेमाल करेंगे या फिर हम पिन कुशन का उपयोग करेंगे? तो भाई जब हमारे अंगुलियों में सुई चुभ रही है, तो उससे बचने के लिए हम अंगुलिस्तान का उपयोग करेंगे ताकि हमारे हाथों में, हमारी अंगुलियों में सुई ना चुभे। अलग से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर अंगुलिस्तान का उपयोग क्यों किया जाता है या अंगुलिस्तान हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो सुई को हमारी उँगलियों में चुभने से बचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अंगुलिस्तान का उपयोग करते हैं। और आपसे पूछा जाता है कि जो सिलाई मशीन का डिब्बा है, हम उसमें क्या-क्या रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते हैं? या फिर सिलाई के लिए हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो ये पिन कुशन हो गया, धागा हो गया, कैंची हो गया, कटर हो गया, इन सब का इस्तेमाल हम सिलाई में करते हैं, ठीक? तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा।
आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने वस्त्रों के चुनाव से संबंधित, वस्त्रों के संरक्षण से संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने सिलाई मशीन से भी संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस किया। अब आपके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं, तो कल हम उनको भी अभी डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, लेकिन आप हमें लास्ट में ये नहीं बताते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आज आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ ही साथ जितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उन सभी का आंसर ज़रूर दीजिएगा। आज शायद हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, 4-6 क्वेश्चन ही पूछे हैं आपसे, तो अब इतना तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं कि आप आंसर ज़रूर देंगे और साथ ही साथ हमें ये भी बताएँगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन ज़रूर करिए और हमने आपको फिर से एक बार बता देते हैं आपको कि अगर आप नेट के पर्पज़ से इस क्लास को देख रहे हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। अब ये ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि ये बेकार है। जैसे अभी-अभी आपने देखा अंगुलिस्तान, तो ये आपका क्या है, ये आपका इस्तेमाल होता है कहाँ पर? सिलाई जब हम करते हैं, सुई से चुभने के लिए बचाते हैं। तो क्वेश्चन यही सब रहते हैं, बस उनको पूछने का तरीका अलग होता है। तो आप थ्योरी की क्लासेस बिल्कुल पढ़िए, बट नेट के लिए नेट की प्रैक्टिस करिए या आप पढ़िए, थ्योरी वही आपको पढ़नी है। 5 ब्रांचेज़ ही आपको पढ़ने हैं, चाहे आप यूपी टीजीटी, पीजीटी दें, बिहार का दें, राजस्थान का दें, झारखंड का दें, उत्तराखंड का दें या कहीं का भी दें। पढ़ना आपको यही पाँचों ब्रांच है, लेकिन सबके अपने-अपने क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग होते हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएँ। जैसे अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका प्रैक्टिस सेट लगाएँ। आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका प्रैक्टिस सेट लगाएँ। आप डी ट्रिपल एसपी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका प्रैक्टिस सेट लगाएँ। अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसका जो है प्रैक्टिस सेट लगाएँ। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका प्रैक्टिस सेट लगाएँ। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप नेट के प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएँ। बाकी थ्योरी की क्लासेस सबके लिए वही हैं, सबके लिए हेल्पफुल हैं। अब कुछ-कुछ चीज़ें आपको अलग से पढ़नी होती हैं नेट में, तो वो आपका अलग पोर्शन हो जाता है। बाकी जितना आपने पढ़ा है टीजीटी, पीजीटी में, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही होती हैं। तो प्रैक्टिस सबका अलग-अलग होगा, सबके क्वेश्चन पूछने का लेवल अलग-अलग होगा, तो इसीलिए आप अपनी तैयारी के लिए जिस जिस क्षेत्र में या जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस उसी की लगाइएगा, ठीक? चलिए, अब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो यूपी में टीजीटी, पीजीटी होता है, वो अलग जगह का मतलब अलग स्टेट का अलग तरीके से होगा। नहीं, चीज़ें वही होती हैं, बस थोड़ा-बहुत चेंज होता है इनके प्रश्नों को पूछने में। अब जैसे किसी भी स्टेट का आप टीजीटी की तैयारी करेंगे, तो लेवल लगभग वही होता है सबका, ठीक? तो प्रैक्टिस आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, जिसका आपने फॉर्म भरा है। बाकी थ्योरी की क्लासेस सबके लिए हेल्पफुल हैं, सबके लिए जो है इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक? बाय-बाय।